गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? भूगोल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व और संगठन। हमने कई सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए थे। जैसे हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की, हमने कवर किया। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, हमने ये भी कवर कर लिया। और जनसंख्या वितरण क्या होता है, हमने ये भी कवर कर लिया। आज हम जनसंख्या वितरण से ही संबंधित आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या की क्षेत्रीय भिन्नताएं। इस टॉपिक से पहले हमने जनसंख्या के वितरण की प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिन प्रावस्थाओं में हमने दशकीय जनसंख्या के वितरण के बारे में बात की थी। तो देखिए जनसंख्या की क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं, जैसे कि हम कभी कभी बात करते हैं जलवायु या मौसम के, जलवायु या वर्षा के संबंध में पूरी पृथ्वी पर वो समान रूप से नहीं होती या सभी जगह एक समान नहीं होती। उसी प्रकार जनसंख्या के बारे में भी बहुत सारे तथ्य निकल करके आए हैं, जिनसे ये साबित हो जाता है कि जनसंख्या भी सभी क्षेत्रों में, सभी भागों में समान रूप से नहीं पाई जाती। यानी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या विभिन्न विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। तो इसी क्षेत्र में हम बात करेंगे जनसंख्या के क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में। तो जनसंख्या क्षेत्रीय भिन्नताओं को हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। यानी जनसंख्या के दो रूप यहाँ देखने को मिलते हैं, जनसंख्या के वितरण के दो रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र। इन क्षेत्रों में या इन भागों में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां जनसंख्या की पिछले दशकों में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। वहां कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अगर जनसंख्या की वृद्धि का औसत निकाला जाए तो वहां अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, अन्य भागों के मुकाबले वहां जनसंख्या का जो वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का जो औसत है बहुत ही कम देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि का जो स्तर है बहुत ही निम्न पाया जाता है। इनमें हमने सम्मिलित किया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा तथा पांडिचेरी। ये वो क्षेत्र है जहां पर पिछले दशकों में जनसंख्या का जो औसत है बहुत ही कम रहा है, जनसंख्या वृद्धि का जो औसत है बहुत ही कम रहा है। या ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का इन क्षेत्रों में निम्न स्तर पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र। जैसे हमने बात की थी, जैसे समान रूप से जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का स्तर निम्न पाया जाता है, तो इसकी अपेक्षाकृत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का स्तर है बहुत ही उच्च पाया जाता है। जनसंख्या जो वृद्धि है वहाँ उच्च, पिछले दशकों में उच्च गति से, तीव्र गति से हुई है। उन क्षेत्रों में हमने सम्मिलित किया है जो हमारे मध्य या पश्चिमी पूर्वी राज्य हैं, उनमें सम्मिलित किया है हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड। ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, ऐसे प्रमुख भाग हैं जहां पर जनसंख्या का जो वृद्धि का जो स्तर है बहुत ही उच्च पाया जाता है। भारत में जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों का है। जनसंख्या भारत में पाई जाती है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो किशोरों का माना गया है। किशोरों को क्यों माना गया है? क्योंकि किशोर आज के भविष्य की नींव है, भविष्य की एक तरह से रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। और वर्तमान समय में किशोरों
का जो अंश है 20.9 है, यानी पूरे भारत में इतनी जनसंख्या पाई जाती है, उसमें किशोरों का जो एक वर्ग है या युवा वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसका जो अंश, अगर उसका जो भाग हम बात करेंगे, वो 20.9 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और किशोर वर्ग के इस भाग में से भी लगभग 52% क्या है, उसमें किशोर है यानी कि युवा है यानी कि लड़के हैं, और लगभग 47% किशोरियाँ यानी कि लड़कियाँ, किशोरियाँ हैं लड़कियों को सम्मिलित किया गया है। जो भारत में युवा वर्ग है 19.9 इसका औसत हमने माना है। जो भारत का युवा वर्ग है वो भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आता है, और हालांकि इस वर्ग का अगर ठीक प्रकार से मार्गदर्शन नहीं किया जाता है या किया जाए तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। जैसे उन चुनौतियों में से हम जैसे बात कर सकते हैं, जैसे कभी कभी बात कर सकते हैं स्त्री निरक्षरता, या एक वर्ग ऐसा है जो निरक्षर है, निरक्षरता की बात कर सकते हैं, स्त्री वर्ग निरक्षरता की बात कर सकते हैं, निम्न आयु में विवाह की बात कर सकते हैं, या जो हमारी किशोर वाली आयु है 20 से 11 से 19 वर्ष के बीच में जो मानी गई है, 10 से 19 वर्ष के बीच में जो मानी गई किशोर आयु, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि मनोवैज्ञानिकों ने इसको कुछ आंधी तूफान की अवस्था भी कहा है, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं जिसके बारे में हमने भी बात की। इसके अलावा अन्य चुनौतियाँ होती हैं, जैसे संक्रमण की बात कर सकते हैं, मानसिक अपंगता की बात कर सकते हैं, या जो व्यवहार है या जो नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों की हिरास की हम बात कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों का हिरास भी इस अवस्था में प्रमुख चुनौती बन करके आता है। हालांकि भारत सरकार ने इस युवा वर्ग के या किशोर वर्ग के सुधार के लिए, किशोर वर्ग को आगे ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के नीतियों का क्रियान्वयन किया है, विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए हैं। भारत सरकार युवा वर्ग को आगे ले जाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए और उनके अंदर जो हो रही कुरीतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले एक युवा नीति का आयोजन किया। युवा नीति का आयोजन किया है, युवा नीति शुरू की, इसको राष्ट्रीय युवा नीति कहते हैं, इसको राष्ट्रीय युवा नीति NYP नेशनल यूथ प्लान कहा जाता है, और इसको फरवरी 2004 में शुरू किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? इस नीति के माध्यम से जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग की जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनको समझते हुए उसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियान्वयन और उनकी जो नैतिक मूल्य में हो रहे हिरास को देखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन इसके माध्यम से किया गया। इसके बाद जैसे हमने बात की, युवा वर्ग भविष्य के लिए एक सीढ़ी बन करके आता है। इस राष्ट्रीय नीति के माध्यम से युवकों को या युवा वर्ग को सक्षम बनाने का कार्य किया जाता है। और इसके बाद दूसरी एक जो युवा वर्ग के अंदर हो रहे कौशल के हिरास को देखते हुए दूसरी नीति लागू की हुई, जिसे राष्ट्रीय कौशल नीति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कौशल नीति, इसको 2015 में शुरू किया गया। 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसका प्रमुख पर्पस क्या है? जो युवा वर्ग है उसको आत्मनिर्भर बनाना, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का निर्माण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह जो राष्ट्रीय कौशल नीति इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के संस्थान और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला करके युवा वर्ग को प्रशिक्षण आदि देने का कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन ये हमारा अगला टॉपिक है। जनसंख्या संगठन वास्तव में भूगोल का या जनसंख्या भूगोल है उसका एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जनसंख्या की शिक्षा, जनसंख्या कार्यशाला, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की शिक्षा, निरक्षरता, साक्षरता या जनसंख्या के वितरण आदि का उसमें अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जनसंख्या के द्वारा बोली जा रही भाषा, जनसंख्या के द्वारा अपनाए गए धर्म आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया है? जनसंख्या संगठन किया है। बात करेंगे जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का
है जनसंख्या का अध्ययन किया है, जनसंख्या की शिक्षा, धर्म, भाषा, वितरण, वृद्धि शिक्षा, धर्म, भाषा, वृद्धि और वितरण, और इसके साथ साथ वैवाहिक स्थिति आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत, वैवाहिक स्थिति आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या संगठन के आधार पर ही अब हमारा अगला टॉपिक आता है भाषाई संगठन, क्योंकि जनसंख्या संगठन से संबंधित हमारी भाषा होती है, क्योंकि भाषा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बोलता है, तो आता है हमारा भाषाई संगठन। हालांकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषा और बहुत सारी उनकी बोलियां हैं, ये माना जाता है लगभग 433 भाषाएं हैं और 473 भाषाएं हैं, लगभग 433 उनकी बोलियां हैं। लेकिन जो अनुसूचित हैं वो हमारी 22 भाषा है। अनुसूचित मतलब जो हमारे संविधान के आधार पर जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनमें जो वर्णित भाषाएं हैं वो 22 भाषा हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे प्रमुख है हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि। तो आज हमारा भाषाई संगठन टॉपिक हुआ है, इससे आगे के 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने अभी पिछला टॉपिक समझाया है उसको ध्यान से देखिएगा, और दीक्षा ऐप के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।